चैप्टर 13 तुम मेरा दिल हो तो वो मेरे दिल की धड़कन है। माया और कार्तिक के प्यार भरे पल। वीर ऑफिस से बाहर चला गया था और कार्तिक वॉशरूम की तरफ चला गया था। उन दोनों के जाने के बाद हॉल में बने खंभे के पीछे से एक लड़की ने अपना सर निकाल कर देखा, जहां थोड़ी देर पहले कार्तिक और वीर दोनों आपस में बातें कर रहे थे। पर फिलहाल वहां कोई नहीं था। ये कोई नहीं माया थी, जो कार्तिक को देखने यहाँ सिंघानिया इंडस्ट्री में आई थी। और कुछ वक्त पहले कार्तिक को जो आभास हुआ था वो माया ही थी। माया ने इधर उधर नजरें घुमा के देखा पर पूरी एरिया खाली थी। माया के सर पर बल पड़ गया। वो परेशान सी होकर बोली, अंडस्को, ये दोनों कहाँ चले गए? अभी तक तो यही खड़े होकर बात कर रहे थे, इतनी जल्दी? लगता है चले गए। खैर माया, तू जिसके लिए आई थी वो ही तुमसे मिले बिना चला गया। उद्धरण चिन्ह। माया के चेहरे पर उदासी छा गई और अपना सर झुकाकर मायूस होकर पीछे मुड़ी ही थी कि किसी के सख्त सीने से टकरा गई। ऐसे अचानक टकरासे ने माया खुद को संभाल ना सकी और लड़खड़ा कर 2 कदम पीछे हो गई। माया ने अपना हाथ सर पर रख दिया और अपने सर को सहलाते हुए बोली, अंडस्को, व्हाट द हेल? तुम क्या देख कर न? उद्धरण चिन्ह। माया बोलते बोलते ही अपना सर उठाकर सामने देखा तो आगे के वर्ड माया के मुंह में ही रह गए थे और आंखें हैरानी से चौड़ी हो चुकी थी और दिल मानो धड़कना ही भूल गया था, क्योंकि सामने कार्तिक अपने दोनों हाथों को पैंट की जेब में डालकर खड़ा था। इस वक्त कार्तिक के होठों पर कातिलाना मुस्कान थी, जो बेहद इंटेंस नजरों से माया के खूबसूरत चेहरे का दीदार कर रहा था। माया इस वक्त अपनी जगह पर किसी पुतले की तरह जमकर खड़ी थी और अपनी पलकें झपकाए बिना एकटक कार्तिक के हैंडसम चेहरे को निहार रही थी। माया को जैसे कोई होश न था। कार्तिक माया के बेहद करीब चला गया और अपना हाथ माया के चेहरे के सामने लाकर चुटकी बजाई। वो आवाज माया के कान में पड़ते ही माया जैसे नींद से जागी। कार्तिक को इतने करीब देख माया एकदम से हड़बड़ा गई और जैसे ही अपने कदम पीछे खींचने को हुए, कार्तिक ने एकदम से माया की नाजुक कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपने पास खींच लिया। माया सीधा कार्तिक के सीने से टकरा गई। माया के दोनों हाथ कार्तिक के चौड़े सीने पर थे और सर झुका हुआ था। थोड़ी देर दोनों ऐसे ही एक दूसरे की बाहों में खड़े होकर एक दूसरे का एहसास पाते रहे, पर उन दोनों में से किसी ने एक लफ्ज अपनी जबान से न निकाला। थोड़ी देर और बीत जाने के बाद कार्तिक ने प्यार से पूछा, अंडस्को, तुम यहाँ क्या कर रही हो? माया। माया लफ्ज कार्तिक की जुबान से जैसे ही निकला, माया का दिल तेजी से धड़क उठा और उसका शोर कार्तिक के कान तक पहुंचा। माया यही तो नाम था जो कार्तिक के मुंह से सुनने के लिए ना जाने कब से तरस रही थी। माया ने एक लफ्ज अपनी जुबान से नहीं निकाला और नहीं वो कार्तिक से दूर हुए। वो अभी भी वैसे ही कार्तिक की बाहों में सिमटी रही। तो कार्तिक ने दोबारा पूछा, अंडस्को, माया, मैंने तुमसे सवाल किया था, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम मुझसे मिलने आई थी? कार्तिक ने बेहद मीठी आवाज में पूछा। माया ने कार्तिक को देखे बिना ही अपना सर ना में हिला दिया और अपने हाथों की पकड़ कार्तिक की शर्ट पर कस दी, जिसे देखकर कार्तिक के लबों पर छोटी सी स्माइल ने जगह बना ली, क्योंकि कार्तिक अच्छे से जानता था कि माया की यहाँ आने की वजह कौन है। तुम मुझसे मिलते नहीं आए हो? कार्तिक ने धीरे से कहा। माया ने तुरंत अपना सर ना में हिला दिया। तो ठीक है, मैं चलता हूँ। मुझे लगा था कि तुम मुझसे मिलने आए हो, पर मैं गलत था। कोई बात नहीं, मैं अभी चला जाता हूँ, कार्तिक ने उदास होकर कहा, जो कि कार्तिक था नहीं, पर माया के सामने उसने नाटक किया था। कार्तिक से दूर जाने की बात सुन माया का दिल बेचैनी से भर उठा और आंखों में आंसुओं पहरा जमा लिया। कार्तिक ने अपने दोनों हाथों से माया के कंधे को पकड़ कर लिया और जैसे ही माया को खुद से दूर करना चाहा, माया का सब्र का बांध टूट गया। माया एकदम से कार्तिक से लिपट गई और फफक कर रो पड़ी। यहाँ कार्तिक ने भी माया को अपने सीने में छुपा लिया, क्योंकि वो भी जानता था कि इस वक्त माया के दिल पर क्या गुजर रही थी और ये एहसास कार्तिक के दिल को भी था। जज्बात दोनों के दिल में उमड़ पड़े थे, पर फर्क इतना था कि माया अपने जज्बातों पर काबू ना कर पाई और कार्तिक ने अपने जज्बात को बखूबी सीने में छुपा कर रखा था। कार्तिक और माया भले ही एक दूसरे से प्यार करते थे, पर आज तक उन दोनों में न ही कोई बात हुई थी और न ही कोई फोन कॉल और न ही कोई मैसेज और न ही वो दोनों पर्सनली एक दूसरे से मिलते थे। बस एक वक्त को छोड़कर वो आप लोगों को आगे पता चल जाएगा। कार्तिक जब भी काम के सिलसिले में मुंबई आता था तो कभी वीर के साथ सिंघानिया मेंशन चला जाता था या फिर कभी ऑफिस में काम के सिलसिले में आता था। तभी माया और कार्तिक एक दूसरे का दीदार करते थे, पर बात कभी नहीं करते थे।
उन दोनों की बातें तो सिर्फ उन दोनों के नैना ही करते थे, और वो बात दोनों अच्छे से समझ भी लेते थे। उन दोनों का प्यार आंखों से होते हुए दिल में उतर गया था, और दिल तक ही सीमित था। ये प्यार आज तक जिस्म तक नहीं पहुंचा था, पर आज पहली बार कार्तिक ने माया को इस कदर अपनी बाहों में समेटा था, और माया के लिए ये एहसास बहुत खास और नया था। आज माया पूरे 1 साल बाद कार्तिक को देख रही, और यही वजह थी कि माया अपने जज्बातों पर काबू ना कर सकी और अपने आंखों में उमड़े एहसास को आंसुओं के साथ बहने से रोक ना पाई। माया के अश्कों से बहते आंसू कार्तिक के सीने को भिगो रहे थे, पर कार्तिक वैसे ही माया को लेकर सीधा खड़ा हुआ और माया के शांत होने का इंतजार करता रहा। कुछ वक्त बाद माया थोड़ी शांत हुए तो कार्तिक ने माया के कंधों को पकड़कर खुद से दूर किया और देखा, पर अभी अभी माया का चेहरा झुका हुआ था। कार्तिक ने माया का चीन पकड़कर ऊपर किया और अपने दोनों हाथों से माया का चेहरा थम लिया, और देखा तो माया का चेहरा इस वक्त आंसुओं से भीगा हुआ था। पूरा चेहरा रो रो कर लाल हो चुका था, पर माया की पलकें अभी भी झुकी हुई थी। कार्तिक ने झुककर माया की आंखों से बहते आंसू को अपने होठों से पी लिया, तो माया ने अपने दोनों हाथों से कार्तिक के दोनों हाथों को पकड़ लिया, जो इस वक्त माया के दोनों गालों पर थे। थोड़ी देर बेहद प्यार से कार्तिक माया के चेहरे को निहारता रहा, फिर प्यार से कहा, अंडरस्को माया। माया ने धीरे से कहा, और हूँ, पर माया की आंखें अभी भी बंद थी। कार्तिक ने माया की झुकी पलके को चूमते हुए कहा, अंडरस्को माया, अपनी आंखें खोलो और मुझे देखो। माया ने धीरे से अपनी पलकें उठाए और देखा तो कार्तिक का चेहरा उसके सामने था, जो उसके बेहद करीब था, और कार्तिक की गर्म सांसें माया को अपने चेहरे पर फील हो रही थी। दोनों इस वक्त बेहद करीब थे और गहराइयों से एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, पर माया कार्तिक की नजरों की तशीश सह नहीं पाई और तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाकर कार्तिक की आंखों पर रख दिया और कार्तिक के बेहद करीब चली गई। माया की इस हरकत पर कार्तिक खुद को हंसने से रोक ना सका। कार्तिक तुरंत माया का हाथ पकड़कर उसे अपने लिबों से चूम लिया। ऐसा होते ही माया की दिल की धड़कन सामान्य से अधिक तेज चलने लगी और चेहरा शर्म से लाल। कार्तिक ने एक बार फिर माया को अपने सीने में छुपा लिया और वही खंभे से पीठ लगाए खड़ा हो गया, तो माया ने भी अपना सर कार्तिक के सीने पर रख दिया। कार्तिक ने अपना एक हाथ माया की नाजुक कमर पर लपेट लिया और दूसरे हाथ से माया के सर को सहलाने लगा। थोड़ी देर दोनों ऐसे ही खड़े रहे। उन दोनों की आंखें बंद थी। वो दोनों कुछ भी बोले बिना एक दूसरे को अपने निस्वार्थ प्रेम का एहसास कराते रहे। थोड़ी देर बीत जाने के बाद कार्तिक ने माया के बाल को प्यारे चूम लिया और धीरे से बोला, अंडरस्को माया। माया धीरे से बोली, पर अभी भी माया का सर कार्तिक के सीने से लगा हुआ था। तो कार्तिक आगे बोला, अंडरस्को माया, तुम्हें एक बात बतानी है। हाँ कहिए ना, माया ने जवाब दिया। तो कार्तिक आगे बोला, अंडरस्को माया, मेरी लाइफ में एक स्पेशल इंसान है जो मेरे दिल के बेहद करीब है। जितना तू मेरे लिए मायने रखती हो उतना ही वो भी मेरे लिए मायने रखता है। तुम ये भी समझ सकती हो कि तुम मेरा दिल हो तो वो मेरे दिल की धड़कन है। ये बोल कार्तिक चुप हो गया। कार्तिक की लाइफ में कोई स्पेशल इंसान सुनते ही माया का दिल बुरी तरह घबरा गया। माया ने तुरंत सर उठाकर कार्तिक को देखना चाहा, पर कार्तिक ने और कसकर माया को अपने सीने में घुसा दिया। माया की आंखें में नमी उतर आई थी। माया के दिल में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे और दिल में दर्द उठने लगा था। अंडरस्को कौन है वो इंसान जो आपके दिल के इतने करीब है? ये बोलते बोलते माया का गला भर आया और अगली दफा फफक फफक कर रो पड़ी। उसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था कि उसके अलावा भी कोई है जो कार्तिक के दिल में खास जगह बनाकर बैठा था, और यही बात माया को अंदर से तोड़ रही थी। कार्तिक समझ चुका था कि माया के दिमाग में क्या चल रहा है। माया की इस नादानी पर कार्तिक के चेहरे पर मुस्कान आ गई। कार्तिक ने माया के सर को प्यार से चूमते हुए कहा, अंडरस्को माया, तुम रोना बंद करो, क्योंकि जो तुम्हारी जगह मेरे दिल में है वो और कोई नहीं के सकता है। वो भी नहीं, पर वो भी मेरे लिए उतना ही खास है जितनी तुम हो। और एक बात मैं चाहता हूँ कि तुम जितना मुझे प्यार करती हो उतना ही तुम उसे प्यार करो। माया अब तक थोड़ा शांत हो चुकी थी कार्तिक की बात सुनकर। माया ने अपना सर कार्तिक के सीने में और घुसा दिया और अपनी महीन आवाज में बोली, अंडरस्को आपका उनके साथ क्या रिश्ता है? माया ने सीधे तौर पर कार्तिक से पूछ लिया था, तो कार्तिक ने जवाब दिया, अंडरस्को ये मैं तुम्हें नहीं बताने वाला हूँ माया, ये तुम्हें खुद पता करना होगा। और हाँ, वो बहुत जल्द मुंबई आ रहा है। अब तुम्हें ही उसे पहचानना होगा कि वो कौन है और मेरा क्या रिश्ता है उस इंसान से।
पर माया ने कार्तिक से कुछ कहना चाहा, उससे पहले ही कार्तिक बोल पड़ा अंडस्को, पर वर कुछ नहीं माया, मैंने तुम्हें इतना बता दिया यही बहुत है, वरना उसे ये बात पता चली कि मैंने तुम्हें उसके बारे में बताया है तो मेरी खैर नहीं। कार्तिक धड़कन को याद करते हुए हल्का सा मुस्कुरा दिया और माया को खुद से दूर किया और बोला अंडस्को, अब मैं चलूं, बहुत देर हो चुकी है, तुम्हारा भाई और मेरे होने वाले साले साहब मेरा बाहर इंतजार कर रहा है, मैं अभी नहीं गया ना तो लेने के देने पर जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। कार्तिक हल्का सा मुस्कुरा दिया, जिसे सुन माया के होठों पर भी स्माइल आ गई। कार्तिक ने अपने कदम आगे बढ़ा दिए। कार्तिक 2 कदम आगे बढ़े ही थे कि माया ने कार्तिक का हाथ पकड़ लिया। कार्तिक ने मुड़कर अपने हाथ को देखा जो माया ने पकड़ रखा था और अपनी झील जैसी खूबसूरत आंखों से कार्तिक को देख रही थी। कार्तिक ने ना समझी ने माया को देखा और अपनी आंखों से ही इशारा किया तो माया ने अपना सर झुकाकर ना में सर हिला दिया, पर अभी भी माया ने कार्तिक का हाथ नहीं छोड़ा था। तो कार्तिक आगे बोला अंडस्को, क्या हुआ माया, तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा है, कोई बात है क्या? माया ने तुरंत अपना सर ना में हिला दिया और वैसे ही माया कार्तिक का हाथ पकड़े खड़ी रही। तो कार्तिक ने वापस पूछा अंडस्को, माया कोई बात नहीं है तो मेरा हाथ क्यों पकड़ रखा है? माया ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपना सर झुकाकर खड़ी रही, पर इस बार कार्तिक ने माया के दिल की बात जान ली। कार्तिक ने तुरंत माया के बेहद करीब चला गया और माया का चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। तो माया ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली जैसे वो समझ चुकी हो कि आगे कार्तिक क्या करने वाला था। कार्तिक ने माया के बंद पलकों को देखा और प्यार से माया के सर को चूम लिया और बोला बेहद मीठी आवाज में बोला अंडस्को, अब मैं जाऊं। माया ने ना में सर हिला दिया तो कार्तिक ने माया के दोनों गालों को अपने लिबों से चूम लिया और बोला अंडस्को, अब मैं जाऊं। माया ने फिर से अपना सर ना में हिला दिया तो कार्तिक ने होल से माया के होठों पर अपने हाथ रखकर उस पर अपने होठ रख दिए और उसे चूमते हुए बोला अंडस्को, अब मैं जाऊं। इस बार माया ने धीरे से अपनी आंखें खोली और अपना सर हाँ में उठा लिया। माया की इस हरकत पर कार्तिक खुद को घायल होने से रोक ना सका। इस वक्त कार्तिक को माया पर टूटकर प्यार आ रहा था। कार्तिक ने एक बार फिर माया के पूरे चेहरे को अपने लबों से चूम लिया, सिवाय माया के लबों को छोड़कर। कार्तिक तुरंत माया से दूर हुआ और बाहर निकल गया। माया बस कार्तिक को जाता हुआ देखती रह गई। चैप्टर 14 पहली मुलाकात और थप्पड़। करीब आधे घंटे बाद मानिक राव की कार उसके बंगले के सामने आकर रुकी। कर रुकते ही मानिक राव जल्दी से कार से बाहर आया। वो अभी भी बेहद गुस्से में लग रहा था। वो जैसे ही अपने बंगले की चौखट पर अपना पैर रखने को हुआ, वहां दरवाजे की चौखट पर बड़ा सा गिफ्ट पैक पड़ा था। उस बॉक्स पर बड़े बाल अक्षरों में लिखा था मानिक राव। मानिक राव की भौहें तन गई उस बॉक्स को देखकर। अब तक वहां गनी भी आ गया था। कार को पार्क करके मानिक राव ने गनी को इशारा किया। मानिक राव आगे बढ़ा और बॉक्स खोल दिया। बॉक्स खोलते ही गनी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और मानिक की निगाहें सर्द, क्योंकि बॉक्स में एक लाश थी जो कई टुकड़ों में काटा गया था। बाद उसका सर ही सही सलामत रखा गया था। उसे देखकर ही पता चल रहा था कि उसे मरने वाला इंसान कितना बेदिल और बेरहम है। ये तो वो गनी की जबान साथ ही नहीं दे रही थी। इस बॉक्स में पड़ी लाश को देखकर वो घबराई हुई नजरों से मानिक राव के चेहरे को देखा, जिस पर गुस्सा अपनी भी बरकरार था और हाथों की मीठी भींच चुकी थी, जो शायद गुस्से में काबू में करने की कोशिश में थी। थोड़ी देर मानिक राव असकटी हुई लाश को देखता रहा और गुस्से में आकर बोला अंडस्को, मैं इस वीर सिंघानिया को छोड़ूंगा नहीं। उसकी इतनी हिम्मत कि उसने मेरे ही आदमी को कर मुझे भेजा। एक तरफ वो वीएस और दूसरी तरफ ये वीर सिंघानिया, दोनों ने मेरी नाक में दम करके रखा है। एक बार, सिर्फ एक बार मुझे इन दोनों की कमजोरी का पता चल जाए, फिर मैं बताता हूँ कि ये मानिक राव क्या चीज है। ये बोल वो गुस्से में गनी की तरफ देखा, जो उस कटी हुई लाश को देखकर डर से थरथर कांप रहा था। मानिक ने तुरंत गनी का कॉलर पकड़ लिया और अपने दांत पिसते हुए बोला अंडस्को, मैंने तुम्हें कहा था कि किसी हाई प्रोफेशनल शूटर को लेकर आना ताकि उस मितेश सिंघानिया को मार सके, ना कि वो खुद ही मारकर यहाँ जाएं। एक काम तुमसे ढंग से नहीं होता है गनी। ये बोल मानिक ने गनी का कॉलर जोर से झटक दिया तो गनी लड़खड़ा कर पीछे हो गया और गिरते गिरते बचा। मानिक आगे बोला अंडस्को, अब खुदे खड़े मेरे मुंह क्या देख रहे हो, उठाकर फेंक तो इस कचरे को मुंबई की किसी गंदी नाली में जहां से तू उठाकर लाया था। मानिक राव वहां से चला गया और गनी उस बॉक्स को लेकर वहां से निकल गया। ठाकुर हवेली।
कार्तिक कल शाम को ही मुंबई से वापस सोमनाथ आ चुका था। सभी घर के सदस्य हॉल में मौजूद थे। आज धड़कन मुंबई जाने वाली थी, वो भी अकेली। थोड़ी देर में धड़कन अपने बैग लेकर नीचे हॉल में आ गई। सभी उसी का ही इंतजार कर रहे थे। सभी के चेहरे पर मायूसी छाई हुई थी। आज उस घर की लाडली बेटी पहली बार घर से इतनी दूर जा रही थी। सभी घर वाले के चेहरे पर मायूसी देख धड़कन ने कहा, अंडरस्को, आप सब इतने उदास क्यों हो? मैं वहाँ पढ़ाई करने जा रही हूँ। आप लोग तो ऐसे ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे मैं हमेशा हमेशा के लिए ये से जा रही हूँ। और वैसे भी छुट्टी में घर भी तो आऊंगी ना। तो अब अपने ये सड़े हुए चेहरे ठीक करो, क्योंकि तुम लोगों के चेहरे पर ये सूट नहीं करता है, समझे? तो अब जल्दी जल्दी से स्माइल करो। धड़कन की बात ने सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई, पर सविता को रहा नहीं गया। वो धड़कन को गले लगाकर रोने लगी। उन दोनों को देखकर सबको सबकी आंखों में आंसू आ गए। सभी ने बारी बारी धड़कन को गले लगाया। सबकी आंखें नाम थी, सबसे ज्यादा तो दादी जी की। अब रोना धोना हो गया हो तो चलकर एक बार साथ बैठकर नाश्ता करे, सरला जी ने माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए कहा। सभी घर वाले ने अपना सर हाँ में हिला दिया और सरला जी की बात मानकर साथ में नाश्ता करने बैठ गए। सभी ने आखिरी बार एक साथ नाश्ता किया, क्योंकि कल से उन सबको धड़कन के बिना ही नाश्ता करना था। थोड़ी देर बाद धड़कन ने सबसे विदा ली और आपने बैग लेकर घर से बाहर आए। कार्तिक अपनी कार लेकर पहले ही खड़ा था। धड़कन ने आपने कदम कार की तरफ बढ़ाकर कार का दरवाजा खोला और अपना सामान रखकर गाड़ी में बैठ गई। सभी से अपनी नाम आंखों से धड़कन को विदा किया तो धड़कन की आंखें भी छलक उठी, पर उसने बड़ी सफाई से अपने आंसुओं को सबसे छुपा लिया। कार्तिक ने गाड़ी स्टेशन की तरफ बढ़ा दी। स्टेशन पहुंचकर वो दोनों स्टेशन के अंदर चले गए। गाड़ी आने में थोड़ा टाइम था तो दोनों स्टेशन पर ही खड़े थे। कार्तिक ने धड़कन की तरफ देखा जो बड़ी बेसब्री से ट्रेन का इंतजार कर रही थी। कार्तिक ने धड़कन को देख कहा, अंडरस्को प्रिंसेस, एक बार और सोच लो। किस बातें में भाई? धड़कन ने कॉन्फ्यूज होते हुए कहा, यही कि बच्चा, तुम्हें ट्रेन में जाने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा ही तुम्हें तुम्हारे हॉस्टल छोड़ के आता हूँ। कार्तिक ने फिक्र भरे लहजे में कहा, भाई मैंने कहा ना मैं चली जाऊंगी, और वैसे भी मुझे आगे का सफर अकेले ही करना है, तो अभी से क्यों नहीं, तो आप मेरी फिक्र करना छोड़ दो और मेरी होने वाली भाभी पर थोड़ा गया दो। और वैसे भी आपको देखकर तो नहीं लगता है कि आप भाभी को टाइम भी देते होंगे। धड़कन ने कार्तिक के बाल बागड़ते हुए कहा। धड़कन के मुंह से माया का जिक्र सुनते ही कार्तिक को कुछ याद आया, तो से धड़कन से बोला, अंडरस्को प्रिंसेस, मैंने तुम्हारे बारे में माया को बता दिया। क्या? धड़कन एकदम से चिल्ला उठी, तो कार्तिक ने तुरंत धड़कन के मुंह पर अपना हाथ रख दिया और बोला, अंडरस्को क्या कर रही हो प्रिंसेस, इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है? अब देखो सब लोग हमें ही देख रहे हैं। धड़कन ने अपनी पैनी नजर पूरे स्टेशन पर डाली तो सब लोग उन दोनों को ही देख रहे थे। धड़कन ने कार्तिक का हाथ अपने मुंह से हटाया और सबको अपनी बत्ती सी दिखाते हुए देखने लगी। धड़कन हंसते हुए वैसे ही धीमी आवाज में बोली, अंडरस्को भाई, मैंने आपसे कहा था ना कि भाभी को कुछ मत बताना, फिर भी आपने उसे मेरे बारे में बता दिया। प्रिंसेस, मैंने माया को बस उतना ही बताया है जितना मुझे बताना चाहिए था, तो तुम उसकी फिक्र मत करो और अपनी ट्रेन पर ध्यान तो जो अभी आ रही है, कार्तिक ने प्यार से कहा। धड़क ने अपना सर टेढ़ा करके कार्तिक की बगल में से देखा तो थोड़ी दूरी पर ट्रेन आ रही थी। बस कुछ ही वक्त में ट्रेन स्टेशन पर आ चुकी थी। धड़कन ने एक नजर अपने भाई को देखकर उसे गले लगाया तो कार्तिक ने भी धड़कन को गले लगाकर उसके माथे को प्यार से चूम लिया और उससे अलग होकर बोला, अंडरस्को अब चले वरना गाड़ी चली जाएगी। कार्तिक ने बैग उठाया और गाड़ी में चला गया। उसके पीछे धड़कन भी चली गई। कार्तिक ने सामान गाड़ी ने रख और धड़कन को अपनी सीट पर बैठाकर गाड़ी से बाहर निकल आया। थोड़ी ही देर में गाड़ी चलना स्टार्ट हुए तो धड़कन की कार्तिक को बाय कहकर विदा ली। गाड़ी अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी और धड़कन अपनी नई जिंदगी की ओर। दूसरी ओर मुंबई में सिंघानिया मेंशन। वीर अभी तक अपने कमरे में सो रहा था, तभी उसका फोन रिंग करने लगा। वीर ने फोन रिसीव नहीं किया तो फोन रिंग करके बंद हो गया। थोड़ी देर बाद वापस फोन रिंग करने लगा। वीर इरिटेट होकर फोन को उठाकर अपने कान पर रख दिया। दूसरी तरफ से जय की आवाज आई, अंडरस्को यार वीर कहाँ है तू, तुझे याद है ना आज शाम को क्लब में पार्टी है, तो तू टाइम से पहुंच जाना। जय की बात सुन वीर ने सिर्फ हूं में जवाब दिया और फोन रखकर वापस सो गया। ऐसे ही पूरा दिन बीत गया। सुबह से शाम हो गई। धड़कन की ट्रेन मुंबई स्टेशन पर आके रुकी।
धड़कन अपना बैग लेकर नीचे उतर गई और अपना सामान लेकर स्टेशन से बाहर आ गई। बाहर आके रोड के किनारे पर खड़े होकर हॉस्टल जाने के लिए ऑटो रिक्शा का इंतजार करने लगी थी। थोड़ी देर में ऑटो वाला भी आ गया था। धड़कन ने अपना सामान ऑटो में रख ही रही थी कि तभी उसके बैग को किसी कार ने जोर से टक्कर मार कर दी। धड़कन का बैग हवा में उछलकर रोड पर थोड़ी दूर जाके गिरा। बैग गिरते की बैग में रखा सामान पूरे रोड पर फैल गया। अपना सारा सामान रोड पर फैला हवा देख धड़कन जोर से चिल्लाई, अंडस्को, अबे अंधे हो क्या दिखाई देता है? गाड़ी चलानी नहीं आती तो घर पे बैठो ना। रोड क्या तेरे बाप की है? तो ऐसे गाड़ी चला रहा है? सारा का सारा सामान खराब कर दिया। आंख के अंधे ने। इतना सुनते ही वो गाड़ी एक जोर की आवाज से रुक गई। वो गाड़ी रुकते ही धड़कन ने ना आव देखा ना ताव उस गाड़ी के पास पहुंच गई और गाड़ी की शीशे पर नॉक करके गुस्से में बोली, अंडस्को, ए अंधे बाहर निकल। जब गाड़ी चलाना नहीं आता तो चलाते ही क्यों हो? अभी किसी को चोट लग जाती हो। पैसे क्या तेरा बाप भरता? धड़कन गुस्से में हाफ रही थी। उसकी सांसें सामान्य से तेज चल रही थी। तभी कार का दरवाजा खुला और उसमें से एक हैंडसम सा लड़का बाहर आया। उस लड़के ने व्हाइट जीन्स और ब्लैक शॉर्ट पहना हुआ था और शॉर्ट के आगे के 3 बटन खुले थे। उसमें से उसका ब्रॉड चेस्ट साफ नजर आ रही थी। आपने बालों को जेल से सेट किया हुआ था। वो इस समय कुछ ज्यादा ही हैंडसम नजर आ रहा था। अगर उस लड़के को इस वक्त कोई लड़की देख लेती तो पक्का उस लड़के की दीवानी हो जाती। ये कोई और नहीं वीर था जो पार्टी करने के लिए क्लब जा रहा था, पर यहाँ तो हमारी धड़कन को घंटा कुछ फर्क पड़ा उसके हैंडसम चेहरे से। उसे तो बस आपने सामान की पड़ी थी जो इस वक्त रोड पर गिरकर धूल चाट रहा था। वीर ने अपने सामने खड़ी लड़की को ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा। वीर को अपनी तरफ घूरता देखकर धड़कन ने अपने आंखों पर लगाया हुआ चश्मा ठीक करा और आगे बोली, अंडस्को, मिस्टर ऐसे क्यों घूर रहा है? कभी लड़की नहीं देखी है क्या? घूर तो ऐसे रहा है जैसे अभी कच्चा चबा जाएगा। ठरकी कहीं का, जब गाड़ी चलाना नहीं आती है तो क्यों चला रहे थे? अभी कुछ हो जाता तो मुझे चोट लग जाती तो। फिर आपने सामान की तरफ इशारा करके, अंडस्को, देखो उधर, तुम्हारी वजह से मेरा पूरा सामान खराब हो गया। इसका नुकसान कौन भरेगा? तुम्हारा बाप। तुम्हें मुझे सॉरी कहना चाहिए और तुम हो कि मुझे घूर घूर के देख रहे हो। धड़कन आवेश में आके बोल रही थी। इस बात से अंजाम उसकी बात से वीर का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वीर ने गुस्से को कम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद वीर ने जवाब दिया, अंडस्को, मैं और तुमसे माफी मांगू कभी नहीं। मैं अच्छे से जानता हूँ तुम जैसी घटिया लड़की को जो पैसे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती हो। जानबूझकर हम जैसे अमीर लोगों की कार के सामने आ जाती हो और फिर यह ड्रामा शुरू कर देती हो ताकि तुम जैसे लोग हम अमीर लोगों से पैसे आट सके। मुझे सब मालूम है। अब ड्रामा बंद करो। तुम्हें कितना चाहिए बता दो। मेरे पास तुम जैसे फालतू लोगों के साथ बहस करने का टाइम नहीं है। वीर ने कार की डेस्क में से पैसे की एक बंडल निकलकर धड़कन की हाथ में रखकर बोला, अंडस्को, ये लो, यही चाहिए था ना? तो सीधे सीधे बोलो ना, इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? इतना काफी है या और दूं? कम पड़े तो बोल दो और दूंगा। अब मेरे रास्ते से हट, मुझे जाना है। पहले ही तुमने मेरा इतना टाइम वेस्ट कर दिया है। बेवकूफ लड़की। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल वीर कार में जाके बैठ गया और कार स्टार्ट कर दी। एक तो वीर ने धड़कन का सारा सामान खराब कर दिया था और सॉरी बोलने की बजाय धड़कन के कैरेक्टर पर उंगली उठा रहा था। उसे कैरेक्टरलेस के साथ साथ बेवकूफ भी बोल रहा था। अब तो धड़कन का गुस्सा जवाब दे गया था। धड़कन गुस्से में बोली, अंडस्को, तेरी तो मैं तुझे बेवकूफ दिखती हूँ? रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ मैं बेवकूफ हूँ या अक्लमंद। धड़कन ने गुस्से में अपनी नजर इधर उधर दौड़ाई तो रोड की साइड में पड़े पत्थर पर पड़ी। उसे देख धड़कन के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। धड़कन ने वो पत्थर उठा के चूम लिया और जोर से कार के सामने वाले शीशे पर दे मारा। एक क्षण की आवाज से कार का शीशा टूटकर जमीन पर बिखर गया। कार का शीशा टूटते ही वीर जल्दी से कार के बाहर आ गया। वीर कुछ बोलता उसे पहले ही धड़कन ने वीर के सामने जाकर उसका हाथ पकड़कर वो नोटों का बंडल उसके हाथों में रख दिया और साथ में अपने पर्स में से 1 रुपया निकालकर नोटों की बंडल पर रख दिया और अपने हाथ को झड़ते हुए वीर की आंखों में आंखें डालकर बोली, अंडस्को, अब हिसाब बराबर। मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ जो कुछ पैसे के लिए ऐसा घाटिया ड्रामा करती है। होंगे आप अमीर घराने के तो आपकी अमीरी आप अपने पास रखिए। मुझे नहीं चाहिए आपकी ये सो कॉल अमीरी। ये पैसों का जोर जो तुम दूसरों को दिखाते हो ना, वो मुझे मत दिखाना। और हाँ, अब मुझे लगता है इन पैसे की तुम्हें बड़ी जरूरत है।
तो अपने पैसे अपने पास रखो और निकलो यहाँ से, बड़ा आया मुझे घटिया कहने वाला। घर जाकर पहले खुद को आईने में अच्छे से देखना, क्योंकि घटियापन तुम्हारे चेहरे पर साफ साफ नजर आ रहा है। बदतमीज कहीं का। इतना बोल धड़कन गुस्से में मुड़कर जाने लगी। धड़कन ने एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। जब धड़कन ने मुड़कर देखा तो उसका हाथ वीर ने पकड़ रखा था। धड़कन ने एक नज़र अपने हाथ को देखा, फिर सामने वीर की तरफ जो आंखों में बेहिसाब गुस्सा लिए उसे ही देखा क्या घूर रहा था। उसे देख ऐसा लग रहा था मानो धड़कन को अपनी आंखों से ही मारने का इरादा हो। अभी तक उन दोनों की लड़ाई देखकर आसपास में भीड़ जमा हो गई थी। सभी लोग उन दोनों को ही देख रहे थे। धड़कन ने अपनी नज़र उठा के चारों तरफ देखा तो पाया सभी लोग उसे ही देख रहे थे। सबको देखने के बाद धड़कन ने वीर की तरफ देखा, जो उसे ही अपनी दहकती आंखों से देख रहा था। वीर की आंखें इस वक्त हल्की लाल थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों में धीरे धीरे खून उतर रहा हो, और हर बीतते समय से साथ उसकी आंखें गहरी लाल होती जा रही थी। वीर की आंखों में देखा कर एक पल के लिए धड़कन की सांसें ही थम गई थी। वो अपना थूक गले से नीचे उतार कर अपने डर को अपने भीतर छुपा दिया और फिर से अपने चेहरे पर गुस्से वाले एक्सप्रेशन लेकर वीर की आंखों में आंखें डालकर अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, अंडस्को मेरा हाथ छोड़ो। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो, तुम्हें सुनाई नहीं देता है क्या? मेरा हाथ छोड़ो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, समझे तुम? धड़कन की बातें और गुस्से से वीर को कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उसने धड़कन की कलाई को और कसके पकड़ ली और गुस्से में आपने दांत पिसते हुए बोला, अंडस्को नहीं छोड़ूंगा, क्या कर लोगी? बोलो बोलो क्या करोगी? शोर मचाओगी या मारोगी? जरा मैं भी तो देखूं, आखिर तुम क्या कर सकती है? वीर ने एटीट्यूड के साथ कहा। इधर धड़कन का पारा और बढ़ गया। वो चिल्लाते हुए बोली, अंडस्को मैं तुम्हें आखिरी बार वॉर्न कर रही हूँ मिस्टर बदतमीज, अगर इस बार तुमने मेरा हाथ नहीं छोड़ा तो आगे जो भी होगा उसका जिम्मेदार तुम खुद होंगे। उद्धरण चिन्ह। धड़कन वापस अपना हाथ छुड़ाने लगी, पर इस बार भी वीर ने धड़कन का हाथ नहीं छोड़ा। तो अगले ही पल धड़कन ने अपने दूसरे हाथ से वीर के गाल पर थप्पड़ रसीद दिया। थप्पड़ की आवाज इतनी तेज थी कि एक पल के लिए वीर ने कान सुन्न पड़ गए थे। उसका चेहरा एक तरफ मुड़ गया और अपना हाथ खुद ब खुद अपने गाल पर चला गया। जब वीर ने अपना हाथ अपने गाल पर से हटाया तो उसके गाल पे धड़कन की उंगलियों के निशान साफ साफ नजर आ रहे थे। वीर ने अपना चेहरा घुमाकर धड़कन की तरफ देखा। वीर का चेहरा इस वक्त गुस्से में तमतमाया हुआ था। उसे देखकर लग रहा था वो अभी धड़कन की जान ले लेगा। वीर की पकड़ धड़कन की कलाई पर और कस गई और एक झटके के साथ वीर ने धड़कन की कलाई मोड़कर उसकी पाट से लगा दी और आपने दूसरे हाथ से धड़कन की गर्दन को पीछे से पकड़कर उसे अपने चेहरे के बेहद करीब धड़कन का चेहरा लाकर आपने दांत किटकिटाते हुए बोला, अंडस्को तुम्हारी इतनी हिम्मत, तूने मुझ पर हाथ उठाया। मैं चाहूँ तो अभी इसी वक्त तुम्हें इस दुनिया से गायब करवा सकता हूँ। तुम जानती भी हो तुमने किस पर हाथ उठाया है? अगर जानती तो ऐसी गलती कभी भी नहीं करती। धड़कन को अपने हाथ और गर्दन दोनों में बहुत दर्द हो रहा था। वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर अफसोस वो खुद को वीर की पकड़ से छुड़ा नहीं पा रही थी। धड़कन बेखौफ होकर वीर की आंखें में देख रही थी, जो इस वक्त गुस्से में बड़ी और डरावनी हो चुकी थी। धड़कन वीर की पकड़ से खुद को आजाद करवाने के लिए छटपटा रही थी। वो वैसे ही छटपटाते हुए बोली, अंडस्को क्यों तुम्हें नहीं पता कि तुम कौन हो जो मुझे पूछ रहे हो? अजीब लड़का है, इसे खुद नहीं पता ये कौन है। ये तो कमल ही हो गया। मैंने अपनी जिंदगी में तुम जैसा जाहिल इंसान पहली बार देखा जो खुद को ही नहीं मालूम है कि वो कौन है। धड़कन वीर का मजाक उड़ाने वाली हंसी हंसी और आगे बोली, अंडस्को और क्या कहा तुमने कि हमें इस दुनिया से गायब करवा देंगे? हम क्या अली बाबा के चिराग से निकला हुआ जिन है जो गायब हो जाएंगे? अब हमारा हाथ छोड़ो और हमारी गर्दन भी। अभी तो सिर्फ थप्पड़ मारा है, अभी के अभी तुमने मुझे छोड़ा नहीं ना तो इस बार ऐसी जगह पर मरेंगे ना बेटा, ये दुनिया गोल गोल घूमती हुई नजर आएंगी, समझे? उद्धरण चिन्ह। धड़कन की बात सुन वीर आगे कुछ बोल पता उसे पहले ही वीर का फोन रिंग करने लगा। वीर ने धड़कन की गर्दन छोड़कर फोन पिक किया, पर अभी भी वीर ने धड़कन को खुद से सटा रखा था। दूसरी तरफ से कुछ कहा उसे सुन वीर ने बस में जवाब दिया और एक झटके से धड़कन छोड़ दिया। धड़कन खुद को संभाल नहीं पाए और लड़खड़ा कर 2 कदम पीछे हो गई। वीर ने धड़कन की तरफ अपनी एक उंगली दिखाकर बोला, अंडस्को तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो इस फोन ने तुझे बचा लिया। आज तो तुम्हें छोड़ रहा हूँ।
मगर याद रहे दूसरी बार मिली न तो जान से मार दूंगा। ऊपर वाले से दुआ करना कि हम दोबारा कभी ना मिले। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल वीर ने अपने कदम आगे बढ़ा दिए। वीर अपनी कार के पास पहुंचकर एक बार फिर मुड़कर धड़कन को देखा जो उसे ही देख रही थी। वीर ने का दरवाजा खोल अंदर बैठ गया और अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में चलाकर निकल गया। धड़कन बस उसे जाता हुआ दिखती रह गई। उसके जाने के बाद धड़कन ने अपनी कलाई देखी, वहां वीर की उंगलियों के निशान साफ साफ नजर आ रहे थे। धड़कन को अपनी कलाई पर दर्द भी हो रहा था। धड़कन ने अपने दर्द को इग्नोर करके आगे बढ़कर अपना सामान समेटा और ऑटो में बैठकर अपने हॉस्टल की तरफ बढ़ गई। करीब 1 घंटे बाद ऑटो एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने आकर रुका। धड़कन अपने सामान के साथ ऑटो में से उतर गई और उसने ऑटो वाले को पैसे दिए तो ऑटो वाला वहां से चला गया। धड़कन ने उस बिल्डिंग को अपनी नजर उठा के देखा। उस बिल्डिंग के गेट पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सिंघानिया गर्ल्स हॉस्टल। आगे जारी है। आगे कहानी में क्या हुआ जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी साथ मेरी कहानी।